हेलो व्यूअर्स, दिस इज चौधरी सलमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सल्फाई। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी जो वीडियोस थी प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन फिजिक्स एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपको पसंद आई होंगी। तो इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन वो आपको नोटिफाई हो सके। तो चलते हैं आज के लेक्चर जो है हमारा 6/10 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट एमसीक्यूज है, A rock is thrown vertically upward with initial velocity v naught. Assume a frictional force proportional to the velocity of rock v and neglect the buoyant force exerted by air. The acceleration of the rock is. ये कह रहा है कि एक जो रॉक है उसे हम लोगों ने वर्टिकली अपवर्ड फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी। आप एज्यूम करें कि जो फ्रिक्शनल फोर्स थी वेलोसिटी की, फ्रिक्शनल फोर्स थी वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ द रॉक से, यानी कि जैसे जैसे रॉक ऊपर जा रही है तो ऐसे ऐसे या जैसे जैसे रॉक की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है तो उस पर लगने वाली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी बढ़ती जा रही है। आप एयर की जो ब्योंसी फोर्स है या अपथ्रस्ट फोर्स है उसे निगलेक्ट करें तो यही सिर्फ सोचें कि रॉक जो है वो ऊपर जा रही है और उस पर जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ती जा रही है। तो बाकी जो ब्योंटी फोर्स का जो इफेक्ट्स है या ब्योंसी फोर्स का जो इफेक्ट है उसे आप निगलेक्ट करें। तो ये कह रहे थे एक्सेलरेशन ऑफ रॉक इज, उस रॉक की जो है एक्सेलरेशन वो क्या होगी। ऑप्शन ए ऑलवेज इक्वल टू जी, यानी कि आपने जब इनिशियल पॉइंट से जहाँ से इसको रॉक को ऊपर की तरफ फेंका और ये इसकी थ्रू आउट द फ्लाइट जो है उसकी वैल्यू जो है वो जी के बराबर ही रहेगी। ऑप्शन बी इक्वल टू जी ओनली एट टॉप ऑफ द फ्लाइट, ये कह रहा है कि फ्लाइट के बिल्कुल टॉप पर उसकी वैल्यू जो है रॉक की वो इक्वल टू जी आएगी एक्सेलरेशन की। और ऑलवेज लेस देन जी जो है वो कह रहा है कंप्लीट फ्लाइट में जो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो लेस देन जी होगी। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब एक रॉक को आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे आपने ब्योंसी फोर्स को भी निगलेक्ट कर दिया, सिर्फ ये कह रहे हैं कि रॉक की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो जैसे जैसे वेलोसिटी रॉक की बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगी। अब फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ने से क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी तो इसकी वैल्यू कभी भी जो है वो जी के बराबर नहीं आएगी, ये चाहे रॉक ऊपर जा रही है चाहे नीचे आ रही है। सिर्फ एक कंडीशन है कि जब मैक्सिमम हाइट पर ये रॉक पहुंचेगी एट द टॉप ऑफ द फ्लाइट तो वहाँ पर जो है इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो रहेगी। जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो इस पर लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी ज़ीरो हो रहेगी, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है सेकंड लाइन में कि एज्यूम अ फ्रिक्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू द वी ऑफ द रॉक। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी ऑफ द रॉक जो है वो ज़ीरो हो रहेगी, फ्रिक्शनल फोर्सेज भी ज़ीरो हो रहेगी, तो उस वक्त उस पर उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो उस हाइट पर इक्वल टू जी होगी। तो हम लोग इसका ये कह सकते हैं कि इसका जो है वो बी ऑप्शन सही है कि उस रॉक की जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल टू जी होगी, लेकिन कब होगी, टॉप ऑफ द फ्लाइट। तो जब फ्लाइट की जो मैक्सिमम हाइट होगी वहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो जी के बराबर होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इन सर्कुलर मोशन द क्वांटिटी एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज, ये कह रहा है कि सर्कुलर मोशन में ये जो क्वांटिटी है एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये क्या है। ए मोमेंटम है, बी एक्सेलरेशन, सी फोर्स है एंड डी जो है वो नन ऑफ दीज। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस सर्कुलर पाथ में मूव कराने की उस बॉडी पर जो फोर्स लग रही हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसका फार्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम जो है वो बॉडी का मास है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो सी करेक्ट ऑप्शन इज सी, फोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h. As it becomes off floor, its speed is 80% of what it was just before it hit floor. The ball will rise to a height of most nearly. अच्छा, ये कह रहा है कि एक बॉल को जो है हम लोगों ने एक हाइट h से जो है वो नीचे फेंका, वो आई और ज़मीन पर टकरा कर दोबारा बाउंस बैक हुई, बिकम्स ऑफ फ्लोर। तो जब बाउंस बैक हुई तो इसकी जो स्पीड थी वो 80% ऑफ 80% जस्ट बिफोर जो है वो हिट फ्लोर, यानी कि फ्लोर पर टकराने से जो पहले जो उसकी वेलोसिटी थी, टकराने के बाद जब वापस बाउंस बैक हुई तो उसका 80% बची, 20% जो डिक्रीज हो गया सेकंड बाउंस में। तो द बॉल विल राइज टू हाइट, तो अब वो जब टकराई ज़मीन पर, टकरा कर दोबारा गई तो पहले के मुकाबले में 80% स्पीड है, हाइट जो है वो कितनी कवर करेगी। तो इसके लिए जो है हमारे पास ऑप्शन दिया गया है 0.8 मल्टीप्लाई बाय h, यानी कि पहली हाइट के मुकाबले में 80% जाएगी या 75% जाएगी या 64% जाएगी पहली हाइट के मुकाबले में। अच्छा, ये जो है वेलोसिटी के साथ इसके पहले तो आप इसकी निकाल लेना कि अगर हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 2as, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। तो ए की जगह पे आप जी रख दें और एस की जगह पे एच रख दें
तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास इसकी जो है पहली जो वेलोसिटी है बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वो निकल आएगी हमारे पास। अच्छा, फिर जब आप इसको दोबारा रखेंगे 80% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% मतलब 0.8%। अब 0.8 का जो है अगर आप फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है उस तरफ स्क्वायर इस तरफ आकर जो है वो रेडिकल बनेगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल जो है वो रिजल्ट आएगा 0.64 हाइट। दोनों बार इसके ऊपर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी, तो आप इसको देखें और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें। आप इसकी जो है वो टकराने से पहले की जो फाइनल वेलोसिटी है वो निकालें, और फिर जो है वो 80% उसका दे यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का, तो इनिशियल वेलोसिटी को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो फिर जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0.64 जो है वो एच जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ, ये कह रहा है कि फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव कहेंगे अगर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एरिया इज इक्वल टू जीरो, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू जीरो, फोर्स मस्ट बी फ्रिक्शनल। अगर फोर्स फ्रिक्शनल होगी तो तब हम उसे कंजर्वेटिव कहेंगे, अगर वर्क डन जो है वो जीरो होगा तब फोर्स को कंजर्वेटिव कहेंगे, या फोर्स इंटू एरिया जो है वो जीरो होगा तब हम फोर्स को कंजर्वेटिव कहेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो। इंडिपेंडेंट पाथ हो मतलब एफ डॉट आर की जो है वैल्यू जो है वो जीरो है, हमारे पास नेट रिजल्टेंट जो है वो जीरो है, तो उस सूरत में हम लोग जो है ना वो फोर्स को कंजर्वेटिव कहेंगे। तो ऑप्शन बी एफ डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू जीरो, तो ये करेक्ट है वो ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा the kinetic energy of a particle of mass m and momentum p is given by 2m divided by momentum का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, सी ऑप्शन में है 2m डिवाइडेड बाय p स्क्वायर एंड डी नन ऑफ दिस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग जो है वो मोमेंटम के साथ रिलेट करके लिखें मास और मोमेंटम के हिसाब से तो कैसे आएगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², तो 1/2 mv² और मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m कर दे तो ऊपर का m से मल्टीप्लाई होगा तो m² v² और नीचे 2m हो जाएगा, तो m² v² p² और नीचे 2m, तो ऑप्शन बी जो है p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर आप मास और मोमेंटम की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो p²/2m जो है इसका वो फार्मूला बनेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो बिटवीन, यंग्स मॉडुलस जो है वो किन चीज़ों का रेशियो है। ऑप्शन ए स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, ऑप्शन बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ऑप्शन सी स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यंग्स मॉडुलस बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो है वो रेशियो होता है। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं है, तो हम लोग सिंपली स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रेशियो से कहेंगे ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द टाइम डायलेशन अप्लाइज टू, ये कह रहा है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो टाइम डायलेशन होता है वो किस चीज़ पर अप्लाई होगा। ए एटॉमिक क्लॉक ओनली, बी मैकेनिकल क्लॉक ओनली, सी बोथ क्लॉक्स, डी नन ऑफ दिस। अच्छा, याद रखिएगा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तब अप्लाई होती है जब आप नियरली स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो मूव कर रहे हो। तो जब आप नियरली टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहे होंगे तो आपके लिए टाइम जो है वो डायलेट हो जाएगा, टाइम स्लो हो जाएगा। फिर चाहे उस टाइम को आप एटॉमिक क्लॉक से देख रहे हो या मैकेनिकल क्लॉक से देख रहे हो, कोई मैटर नहीं है, टाइम दोनों के लिए जो है वो दोनों क्लॉक्स में आपके लिए जो है वो स्लो हो जाएगा। सो ऑप्शन सी बोथ क्लॉक्स जो है वो सही है। इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द टाइम डायलेशन अप्लाइज टू बोथ क्लॉक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज a container has a small hole in bottom, air can go through this hole but water cannot. This can be best explained by the statement that, ये कह रहा है कि हमारे पास एक जो है वो कंटेनर है और उसके जो है नीचे वाली साइड पर हम लोगों ने जो है एक होल क्रिएट किया है, एक छोटा होल जो है वो क्रिएट किया, और एयर जो है वो उस होल में से गुजर सकती है लेकिन पानी जो है वो नहीं गुजरेगा। अगर आप उसमें पानी और एयर को दोनों को डालें तो जो है वो एयर वहाँ से पास हो जाएगी लेकिन उस होल में से पानी जो है वो नहीं गुजरेगा। तो ये किस चीज़ को, ये स्टेटमेंट किस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। ऑप्शन ए वाटर मालिक्यूल्स आर लार्जर दैन एयर मालिक्यूल्स, पानी के जो मालिक्यूल्स हैं वो बड़े हैं एयर मालिक्यूल से। ऑप्शन बी वाटर इज़ मोर विस्कस दैन द एयर, वाटर की विस्कोसिटी जो है वो एयर से ज़्यादा है। ऑप्शन सी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम स्केपिंग, ये कह रहा है कि पानी की जो सरफेस टेंशन है वो इसको बाहर निकलने से रोकती है, और यही करेक्ट ऑप्शन है। देखें, जब इस होल से एयर जो है, एयर की सरफेस टेंशन कम है
सॉरी एयर की सरफेस टेंशन होगी नहीं, तो जब आप पानी ऊपर डालेंगे तो प्रेशर पड़ेगा तो एयर जो है वो उस होल में से गुजर जाएगी। लेकिन जब पानी की बारी आएगी तो पानी के मॉलिक्यूल्स की जो सरफेस टेंशन है वो उसे वहाँ से निकलने से प्रिवेंट करेगी, वो रोकेगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है। अच्छा, तो ये एमसीक्यूज में ये कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ड्यूरिंग एनी नेचुरल प्रोसेस, कि ये कह रहा है किसी भी नेचुरल प्रोसेस के अंदर जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होगी वो क्या होगी। तो ऑप्शन ए है रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन बी डिक्रीज होगी, ऑप्शन सी इंक्रीज होगी, नन ऑफ दिस होगी। तो एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो किसी भी नेचुरल प्रोसेस में इंक्रीज होती है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस के अंदर जो वर्केबल एनर्जी होगी वो हमेशा डिक्रीज होगी, एज अ रिजल्ट एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये याद रखिएगा, किसी भी नेचुरल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी होती है सिस्टम की, वो जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, फॉर एन आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आइडियल गैस की क्वेश्चन है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो द एसआई यूनिट्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, ये कह रहा है कि आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो इसकी जो है इसका यूनिट क्या होगा एसआई यूनिट। तो ऑप्शन ए जूल पर मोल पर केल्विन है, ऑप्शन बी न्यूटन पर केल्विन पर मोल है, ऑप्शन सी वाट पर केल्विन पर मोल है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो ए ही है, जूल पर केल्विन पर मोल या जूल पर मोल पर केल्विन जो है वो आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, द ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज जूल पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट एमसीक्यू इज the average translational kinetic energy of an atom of a gas is equal to, ये कह रहा है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के एटम्स की वो किसके बराबर होती है। हाउ वी कैन कैलकुलेट द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम ऑफ अ गैस। सो ऑप्शन ए 1/2 हाफ के टी, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर से आप निकाल सकते हैं। इन दोनों की वैल्यूज को रखेंगे तो थर्ड एक कांस्टेंट बनता है, जैसे आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, इसको के से डिनोट करते हैं, एंड टी इज द टेम्परेचर जो है तो उसके लिए डिनोट किया जाता है। ऑप्शन बी 3/2 kT एंड ऑप्शन सी जो है 3 kT। तो ये फर्स्ट ईयर की बुक में हमारे पास, सॉरी सेकंड ईयर के पहले चैप्टर में हमारे पास सिंटैक्स बोर्ड में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हम लोग ड्राइव करते हैं। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 3/2 kT। नेक्स्ट एमसीक्यू इज बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग द गैस एटम्स इज, ये कह रहा है कि बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जो है गैस एटम्स के वो क्या होगी, वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ऑप्शन बी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, या ऑप्शन सी क्वाड्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो बोल्ट्जमैन की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल लॉ है, इसमें जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो एक्सपोनेंशियली होती है। सो ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये कह रहा है कि बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बाय 3 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी। ये कह रहा है कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसके बॉब का मास को अगर हम लोग 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो उसका जो टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का वो क्या होगा। टाइम पीरियड इंक्रीज बाय 3 टाइम्स हो जाएगा, डिक्रीज बाय 3 टाइम्स हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड होगा, या नन ऑफ दिस। तो इस किस्म के पहले भी क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी आ चुके हैं, ये भी उससे मिलता जुलता ही है। आपको मैं दोबारा क्लियर करूं कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो उसका फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π√L/G। L इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, G इज़ द ग्रेविटी। तो 2π√L/G, G भी कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ कम होने से टाइम पीरियड कम होगा। बाकी मास के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, टाइम पीरियड जो मास के इंडिपेंडेंट होता है। डेट्स वाई अगर आप जो है वो बॉब के मास को डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, 4th टाइम कर लें, उसका टाइम पीरियड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन्स अनचेंज्ड। सो ऑप्शन सी रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द वेव्स दैट कैन नॉट बी प्लेन पोलराइज्ड आर। ऑप्शन ए रेडियो वेव्स, ऑप्शन बी साउंड वेव्स, ऑप्शन सी इंफ्रारेड वेव्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये कह रहा है कि कौन सी वेव्स हैं जिनको आप पोलराइज नहीं कर सकते, रेडियो वेव्स को, इंफ्रारेड वेव्स को, साउंड वेव्स को, या नन ऑफ दिस को। तो ये याद रखिएगा कि पोलराइज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट की पोलराइजेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जबकि साउंड वेव्स जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इनको आप पोलराइज नहीं कर सकते। सो द वेव्स दैट कैन नॉट बी प्लेन पोलराइज्ड आर साउंड वेव्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज
In sound frequency determines pitch and in light frequency determines option A speed, option B types of polarization, option C color and option D none of these। ये कह रहा है कि जैसे साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो पिच की डिटर्मिनेशन में हेल्प आउट करती है। साउंड की जो है फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो पिच हाई होगी, एज अ रिजल्ट जो है आवाज़ जो है वो श्रिल होगी। इस कि साउंड की फ्रिक्वेंसी अगर कम होगी तो पिच जो है वो लो होगी, एज अ रिजल्ट जो आवाज़ होगी वो फ्लैट या ग्रेव होगी। इसी तरीके से लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है वो किस चीज़ को डिटरमाइन करने में हेल्प आउट होती है। तो लाइट की फ्रिक्वेंसी बेसिकली लाइट के कलर्स को डिटरमाइन करती है। तो जैसे जैसे कलर की जो है वो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारे पास जो है वो कलर चेंज होते रहते हैं और फ्रिक्वेंसी कम होने से भी कलर जो है वो चेंज होते हैं। लाइट जो है डेट इज़ मेड ऑफ 7 फंडामेंटल कलर्स विच इज़ नोन एज द विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें जो वायलेट है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो सबसे हाईएस्ट होती है, जबकि रेड कलर की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी तो कलर चेंज होते रहेंगे, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी तो फिर भी कलर चेंज होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है वो कलर की डिटर्मिनेशन में हेल्प आउट होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है वो फ्री स्पेस में आप किस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कह लें या लाइट की कह लें, क्योंकि लाइट भी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, इनकी स्पीड जो है वो सेम है, आप इसको सी से डिनोट कर सकते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ऑप्शन ए है, 1/√, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो आप इनकी वैल्यूज़ को जो यहाँ पर रखकर इनको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास सी की जो वैल्यू है वो 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है वो आ जाएगी। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ सर्टेन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इज 2/5 ऑफ इट्स स्पीड इन एयर। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस इज ऑप्शन ए 1.4, ऑप्शन बी 2.0 एंड ऑप्शन सी 2.5, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये कह रहा है कि एक सर्टेन मीडियम में जो है वो लाइट की जो स्पीड होगी वो 2/5 होती है एज़ कम्पेयर टू एयर। यानी कि एयर में अगर वो 3 × 10⁸ है, 2.99 × 10⁸ है, तो उससे 2/5 जो है उस मीडियम में बचेगी। तो अब ये कह रहा है कि उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू, या ईटा इज इक्वल टू भी कहते हैं, ईटा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आप ऊपर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को रखेंगे, नीचे जो है वो मीडियम की वैल्यू को रखेंगे। तो अब यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी होगी मीडियम में उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2/5 से, तो ये C/2/5 मल्टीप्लाई बाय V हो जाएगा। तो 2/5 का जो 5 है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 5/2 हो जाएगा, सी से कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू 2.5 जो है वो बच जाएगी। इसको आप सिंपल एक कॉपी पेन से लिखेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। आप ईटा इज इक्वल टू C/V कर दें, C द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड V इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो फिर V के साथ आप 2/5 लिखते हैं क्योंकि ये 2/5 कह रहा है। आगे इसकी सिंपल मैथमेटिक्स है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, अच्छा याद रखिएगा कि ये जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ये लेक्चरर इन फिज़िक्स और सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए कर रहे हैं, मास्टर्स लेवल की प्रिपरेशन है। तो इसमें जो है वो एक एक लाइन की कैलकुलेशन जो है पहले ही हमारी वीडियो जो है वो 20, 25, 30 या 40 एमसीक्यूज़ में तकरीबन 30 मिनट या 35 मिनट की हमारी वीडियो हो जाती है। बहुत लेंथी वीडियो होती है और अगर एक एक एमसीक्यूज़ को यहाँ पर पेज पर या साथ में पिक्चर्स के साथ समझाना होगा तो वो बहुत ज़्यादा जो है एक तो लेंथी होगी और ये इतना जो है वो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जब आप मास्टर्स लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी क्लियर होते हैं और अगर कोई कंसेप्ट है तो वो मैं यहाँ पर वर्बली जो है वो क्लियर करता हूँ। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट मुझे करें तो मैं इंशाल्लाह उसका जो है वो पेपर पर सोल्यूशन जो है वो आपको ज़रूर भेजूँगा या वहाँ पर ही जो है कमेंट में आपको रिप्लाई जो है वो ज़रूर करूँगा। तो बाकी मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यहाँ पर जो है वो किसी किस्म कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, सिर्फ वर्बली जो है वो क्लैरिफिकेशन काफ़ी होगी मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं। अ थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर अपीयर्स कलर्ड बिकॉज ऑफ। ये कह रहा है कि ऑयल की एक थिन लेयर के ऊपर जो है वो सरफेस ऑफ वाटर कलर्स अपीयर। अच्छा, ये कह रहा है कि सॉरी, अ थिन लेयर ऑफ ऑयल और द सरफेस ऑफ वाटर।
ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर अपीयर्स कलर्ड बिकॉज ऑफ, ये कह रहा है कि पानी के ऊपर जो है एक ऑयल की बिल्कुल थिन लेयर जो है वो पड़ी है और उस पर जो है वो कलर्स जो है वो अपीयर्ड हो रहे हैं। तो पानी के ऊपर जो ऑयल है उसके अंदर जो कलर्स अपीयर्ड हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए इंटरफ्रेंस, ऑप्शन बी पोलराइजेशन, ऑप्शन सी जो है वो डायफ्रैक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अच्छा, ये जो ऑयल के ऊपर जो है हमारे पास कलर्स के पैटर्न्स जो क्रिएट होते हैं या वाटर बबल्स पर होते हैं, तो ये बेसिकली हम लोग इस फिनोमेना कहते हैं थिन फिल्म इंटरफ्रेंस। तो इस इंटरफ्रेंस में हमारे पास ये होता है कि जब लाइट जो है वो किसी ऐसे सोर्स ऐसे मटेरियल पर या सरफेस पर पड़ती है तो वो दो पार्ट्स में टूट जाती है, एक तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और एक रिफ्लेक्ट हो जाता है। जो रिफ्लेक्ट होता है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर जब वापस आता है तो वहाँ पर जो है इंटरफ्रेंस होती है, एज अ रिजल्ट हमें जो है वो डिफरेंट कलर्स जो हैं उसकी सरफेस पर जो है अपीयर हो जाते हैं। तो इस फिनोमेना को हम लोग थिन फिल्म इंटरफ्रेंस कहते हैं। तो ऑयल के सरफेस पर या वाटर बबल्स की जो सरफेस पर या सोप बबल्स की सरफेस पर जो कलर्स क्रिएट होते हैं ये इंटरफ्रेंस की वजह से होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, इंटरफ्रेंस। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज अ मैन इज 10 फीट अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर, हिज डिस्टेंस फ्रॉम हिज इमेज इज। तो ये बिल्कुल इजी जो है वो एमसीक्यूज है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज 20 फीट, ऑप्शन बी 10 फीट, ऑप्शन सी 5 फीट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये कह रहा है कि एक शख्स जो है वो एक प्लेन मिरर से 10 फीट के फासले पर खड़ा है, यानी कि आप एक मिरर के सामने 10 फीट के फासले पर खड़े हैं और आप उस मिरर में अपनी इमेज देख रहे हैं। तो आपके और आपकी इमेज में जो है वो डिस्टेंस कितना होगा? द डिस्टेंस फ्रॉम हिज इमेज। तो ये याद रखिएगा कि आप जो प्लेन मिरर है उससे जितनी दूर मिरर के बाहर खड़े हैं, मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बनी वो भी उतनी दूर ही बनेगी। तो अगर आप 10 फीट बाहर हैं तो मिरर के अंदर जो आपकी इमेज है वो 10 फीट अंदर बनेगी। तो आपके और आपकी इमेज में जो डिस्टेंस बनेगा वो टोटल 20 फीट होगा। इसी तरीके से अगर आप मिरर से 5 फीट दूर खड़े हैं तो आपके और आपकी इमेज में जो डिस्टेंस होगा वो 10 फीट होगा। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इमेज का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा मिरर से, और इसी तरीके से अगर डिस्टेंस कम होगा तो इमेज का डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। सो ऑप्शन ए 20 फीट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज 4 equal charges of 10 microcoulomb are placed at 4 corners of a square. The electric intensity at the corner of a square is। ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, मैंने चलो उस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स हैं, उसका नाम रख दिया ए बी सी डी। तो अगर आपने 4 कॉर्नर्स जो हैं उनके नाम रखे हैं और उनके चारों कॉर्नर्स पे जो इक्वल चार्जेस पड़े 10 माइक्रोकूलम, यानी कि ऑप्शन जो कॉर्नर ए है उस पर भी 10 मिलीकूलम, अब कॉर्नर बी पर भी 10 मिलीकूलम और कॉर्नर सी और डी पर भी 10 मिलीकूलम जो है वो चार्जेस पड़े हुए हैं। तो ये कह रहा है कि उस स्क्वायर के सेंटर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? ऑप्शन ए 0 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी 5 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन सी 2.5 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अच्छा, याद रखिएगा कि ये जो चार्जेस हैं ये कॉर्नर्स पर पड़े हैं। तो जो अपोजिट कॉर्नर होंगे, जैसे ए का जो है अपोजिट कॉर्नर डी होगा, जैसे कि बी का जो अपोजिट कॉर्नर होगा वो सी होगा। तो इन पर जो चार्जेस हैं उनकी जो फील्ड होगी वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो बी वाले की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को सी वाला कैंसिल आउट कर देगा, इस तरह के ए वाले को जो है वो डी वाले की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैंसिल आउट कर देगी। तो सेंटर पे अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखेंगे तो उसका रिजल्ट आपके पास 0 आएगा। सो द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, जिसके चारों कॉर्नर्स पे 10 माइक्रोकूलम या 50 माइक्रोकूलम या 100 मिलीकूलम वगैरह जो भी वैल्यू पड़ी हो, सेंटर में जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी। सो ऑप्शन ए 0 न्यूटन पर कूलम जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज A current of 200 milliampere is flowing in a conductor. How many electrons are passing through it in 1 minute? ये कह रहा है कि एक कंडक्टर में से 200 मिली एम्पेयर जो है वो करंट पास हो रहा है, तो 1 मिनट में उस कंडक्टर में से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी तादाद कितनी होगी? ऑप्शन ए 75 × 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी 75 × 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑप्शन सी 75 × 10 पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये करंट का फार्मूला हमारे पास होता है, करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपान टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, जबकि Q जो है वो बराबर होता है NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो I बराबर आ जाएगा NE अपान T। तो अगर आपने N की वैल्यू निकालनी है तो T इस तरफ डिवाइड करेगा, उस तरफ I के साथ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और N के साथ E जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, उस तरफ IT को जाके डिवाइड करेगा। तो I जो है वो है 200 मिली एम्पेयर या 0.2 एम्पेयर कह लें,
इस तरीके का टाइम है वो 60 सेकंड है, तो 0.2 को जो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय आप जो है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से जो है डिवाइड कर दें 12 को, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 75 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक कंडक्टर में से अगर 200 मिली एम्पियर करंट गुजर रहा है तो इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में उससे जो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 75 इंटू 10 पावर 18 होगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज a particle having charge q and moving with velocity v enters in the magnetic field B at right angles to the field. The force acting on the particle is option A BQV, option B BQ/B या divided by V, option C BV divided by Q। तो B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, Q का मतलब है चार्ज, V का मतलब वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। तो ये बेसिकली फोर्स होना पॉइंट चार्ज जो है वो पूछ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स होना पॉइंट चार्ज पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि एक चार्ज जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसी v वेलोसिटी से मूव करते हुए एक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है राइट एंगल से, यानी कि 90 डिग्री से। तो उस पर जो चार्ज पर लगने वाली फोर्स होगी उसको आप किस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये होती है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो राइट एंगल पर साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपको इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी क्यू वी बी कह लें या फोर्स बी क्यू वी, ऑप्शन ए F इज इक्वल टू बी क्यू वी, डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कि उस चार्ज पर जो लगने वाली फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के चार्जेस की मैग्नीट्यूड पर होगी और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पर होगी। तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। सो दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज maximum voltage is induced in the conductor when it moves in the magnetic field in the direction. Option A perpendicular to the magnetic field, option B parallel to the magnetic field, option C at an angle of 45 degree to the field, option D none of these। तो ये कह रहा है कि एक कंडक्टर में अगर आप मैक्सिमम वोल्टेज को इंड्यूस करवाना चाहते हैं या इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो है वो मैक्सिमम जनरेट करना चाहते हैं, तो इस कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में किस डायरेक्शन में मूव करवाना है। तो याद रखिएगा कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। I is the current passing through the conductor, L is the length of the conductor, B is the external magnetic field and sin is the angle between the conductor and the external magnetic field। तो साइन जो है इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर। तो अगर आपने मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए या मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए तो आपको जो है कंडक्टर को परपेंडिकुलर टू द फील्ड रखना पड़ेगा। सो ऑप्शन ए the conductor should be perpendicular to the magnetic field to gain the maximum induced EMF or to gain the maximum voltage. So option is correct option. Next MCQ is lines of magnetic field have the property. Option A lines do not terminate at the magnet. Option B lines continue to pass through the bar magnet. Option C both A and B। अच्छा, ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स हैं उनकी प्रॉपर्टी नीचे दी गई हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि लाइन डू नॉट टर्मिनेट एट द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स है वो मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स होगी उनकी डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगी आउटवर्ड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, और इसी तरीके से मैग्नेट के अंदर जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। तो अगर मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है तो इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है लाइंस डू नॉट टर्मिनेट एट द मैग्नेट। मैग्नेट पर ये लाइन टर्मिनेट नहीं होती बल्कि इसके अंदर भी मूव करते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी जो है लाइंस कंटिन्यू टू पास थ्रू द बार मैग्नेट, लाइन उस बार मैग्नेट से कंटिन्यू पास होती रहेंगी। तो मैंने आपको बताया कि बाहर इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ और अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, तो अंदर जो है वो कंटिन्यूसली पास होती रहेंगी, तो ये भी सही है। इसका मतलब सी पर जाएंगे कि बोथ ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन। A magnetic field has both properties, so option C both A and B is correct option. Next MCQ is this question is related to the Bohr atomic theory. He is asking that Bohr atomic theory cannot explain, इनमें से कौन सी चीज़ थी जो बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के साथ जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एक तो है ऑप्शन ए द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, और इसी तरीके से ऑप्शन बी है एटॉमिक इंटरेक्शन, इस तरीके से ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस।
तो मैं आपको बताऊं कि बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल बनाया था ये अपने टाइम पर जो है एटम को एक्सप्लेन करने का बहुत अच्छा मेथड था और इसने वेल एक्सप्लेन किया था उस वक्त की टेक्नोलॉजी और उस वक्त की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है एटम को जितना वो डिस्क्राइब कर सकता था इससे बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता था। उसने बड़े अच्छे तरीके से किया था लेकिन अभी भी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। बोहर जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन की अगर स्पीशीज़ की हम लोग बात करें कि हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की जो स्पीशीज़ जो हैं या स्पेक्ट्रल लाइंस क्रिएट्स होती हैं तो उनको वो डिफाइन नहीं था कर पा रहा। उसने हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉडल जो है वो डिस्क्राइब किया था। अब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को वो डिस्क्राइब कर रहा था। लेकिन अगर हमारे पास हम लोग बात करें कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ की तो उनके स्पेक्ट्रा को जो है वो डिफाइन नहीं था कर पा रहा। इसी तरीके से एटम का जो है वो या किसी एलिमेंट का जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो इंटरेक्शन होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पर भी स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो क्रिएट हो रही थी तो उसको भी वो डिफाइन जो है वो नहीं था कर पा रहा। तो इसका मतलब है कि बोहर की एटॉमिक थ्योरी जो है वो इन दोनों चीज़ों को डिफाइन नहीं थी कर पा रही। एक तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ और इसी तरीके से एटॉमिक इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जैसे जीमन इफेक्ट और स्टार्च का इफेक्ट है उनको भी जो है वो डिफाइन नहीं था कर पा रहा। सो ऑप्शन सी दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Bohr atomic theory was unable to explain the intensity of spectral lines of different electronic species and atomic interaction with different fields. Option C जो है that is the correct option. Both A and B options are the correct. Next MCQ is electron positron annihilation gives out अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, नन ऑफ दिस। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो एनिहिलेशन होती है वो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनिहिलेट होते हैं तो अल्फा रेज मिलेगा, बीटा रेज मिलेगा या गामा रेज मिलेगा। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो एनिहिलेशन होती है बेसिकली ये हमें जो है वो दो गामा रेज एज अ रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर जो है मास इनटू एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो मास है वो उसमें जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की एलिमिनेशन की सूरत में हमें जो है वो दो गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इन एक्सेस ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज ऑप्शन ए एब्जॉर्ब बाय द मेटल, ऑप्शन बी रिफ्लेक्टेड बैक, ऑप्शन सी टेकन बाय द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये कह रहा है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा जो एनर्जी होगी फोटॉन की, देखिए हर मेटल का एक वर्क फंक्शन है, उस पर वो काम करता है, उस वर्क फंक्शन से ज़्यादा अगर आपने एनर्जी दे दी, आपने जो फोटॉन जो है बम्बार्ड के उस मेटल के ऊपर, मेटल की सरफेस पर, तो उन फोटॉन्स की जो एनर्जी है वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो गई, ज़्यादा दी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो क्या होगा, तो वो जो ज़्यादा एनर्जी है एब्जॉर्ब बाय द मेटल, मेटल उसे भी एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑप्शन बी रिफ्लेक्टेड बैक हो रहेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है टेकन बाय द एमिटेड इलेक्ट्रॉन होगी या नन ऑफ दिस होगी। तो ये याद रखिएगा कि फोटॉन की जो एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो वो मजीद इलेक्ट्रॉन को जो है वो इजेक्ट करेगी मेटल में से, तो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन सी द एक्सेस एनर्जी विल बी टेकन बाय द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज the probability that a particle will leak through a potential barrier is known as option A tunneling effect, option B Zeeman effect, option C quantum effect and option D none of these। तो ये कह रहा है कि पोटेंशियल बैरियर जो है उससे जो पार्टिकल जो लीक होगा तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो कौन से पार्टिकल की है और इस जो है इस प्रोसेस को या इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है। तो ये तो याद रखिएगा कि पोटेंशियल बैरियर की सूरत में हमारे पास जो पार्टिकल लीक होता है वो अल्फा पार्टिकल हमारे पास जो है वो क्रिएट होता है, और इस इफेक्ट को जो है हम लोग टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। जब पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी से या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड से बार बार टकराएं उसे कहते हैं हम लोग पोटेंशियल बैरियर, यानी कि न्यूक्लियर की जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड होती है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो अंदर जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उन्हें बाहर नहीं निकलने देते, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बार बार उसकी सरफेस के साथ बैरियर के साथ जब टकराते रहते हैं, इस टकराने को हम लोग कहते हैं टनलिंग इफेक्ट। तो एज अ रिजल्ट जो है वो चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इमिट आउट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को टनल इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन ए टनल इफेक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ नैरो वेव ग्रुप हेल्प्स टू डिटरमाइन एक्यूरेटली द, ये कह रहा है कि एक नैरो वेव ग्रुप जो है वो एक्यूरेटली किस चीज़ को डिटरमाइन में हेल्प आउट करेगा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल को, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस।
तो ये जो है हमारे पास हेज़नबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये कह रहा है कि आप जो है पोजीशन और मोमेंटम को एट अ टाइम नहीं मालूम कर सकते। अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली मालूम करेंगे तो आप पार्टिकल की जो मोमेंटम है उसे नहीं एक्यूरेटली मालूम कर सकते, और अगर आप मोमेंटम को मालूम करने की तरफ जाएंगे तो आप पोजीशन को एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते। अब इन दोनों के लिए कंडीशंस हैं। तो एक कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास वेव्स का जो है नैरो ग्रुप बनाया जाए, तो नैरो पाथ क्रिएट किया जाए या एक बहुत ही नैरो स्लिट हो, उसमें से जो है वेव्स का ग्रुप जो है वो गुजरे, तो इस सूरत में हम लोग किस चीज़ को जो है वो बेटरली या एक्यूरेटली जो है हम लोग मेयर कर सकेंगे। तो इस सूरत में हम लोग जो है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को जो है वो ज़्यादा एक्यूरेटली जो है वो मेयर कर सकेंगे अगर हमारे पास नैरो वेव ग्रुप होगा, और अगर इसका रिवर्स होगा तो हम लोग मोमेंटम को ज़्यादा एक्यूरेटली मालूम कर सकेंगे। तो इस एमसीक्यू का जो है वो करेक्ट ऑप्शन के नैरो वेव ग्रुप जो है वो हमें पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को एक्यूरेटली डिटरमाइन करने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज the relationship between the atomic number A, mass number m, and the number of neutrons n is option A is equal to mass into neutron, option B atomic number is equal to mass minus neutron number, option C atomic number is equal to neutron number minus mass number। अच्छा, यहाँ पर इसने थोड़ा सा घुमाया है। नॉर्मली हमारे पास अटामिक नंबर को Z से शो करते हैं और मास नंबर को A से शो करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन नंबर को N से ही शो करते हैं। तो इसने डिजिट चेंज किए हैं। तो अब ये कह रहा है कि अटामिक नंबर को A से शो करना है, मास नंबर को M से, और न्यूट्रॉन नंबर को जो है N से शो करना है। तो इनमें से जो है हमें तीन ऑप्शंस में से जो है A यानी कि अटामिक नंबर के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आपने अटामिक नंबर पूछना है तो मास माइनस जो है न्यूट्रॉन नंबर कर दें। तो मास माइनस न्यूट्रॉन मतलब ऑप्शन बी जो है डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने अटामिक नंबर मालूम करना है तो मास नंबर में से न्यूट्रॉन नंबर को माइनस कर दें, हमारे पास अटामिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डेट कैन बी डिटरमाइंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ is in 1896 the radioactivity was discovered by, ये कह रहा है कि 1896 में रेडियो एक्टिविटी जो है वो किसने डिस्कवर की थी। ऑप्शन ए क्यूरीज, ऑप्शन बी बैक्यूरेल, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अच्छा, ये जो है 1896 में हेनरी बैक्यूरेल थी जिन्होंने जो है वो रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी। तो यूरेनियम की बेसिकली इसने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन दैट इन 1896 द रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द emission of one alpha particle from the nucleus of an atom produces a chain of, ये कह रहा है कि एक एटम में से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है एक एटम के न्यूक्लियस में से, तो उस एटम में जो है वो क्या चेंज होगा। -1 इन अटामिक नंबर, उसके अटामिक नंबर में जो है -1 होगा। ऑप्शन बी जो है -1 इन अटामिक मास, ऑप्शन सी -2 इन अटामिक नंबर। इस तरीके से ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। अच्छा, याद रखिएगा कि जो अल्फा पार्टिकल है इसका अटामिक नंबर होता है 2 और अटामिक मास होता है 4। तो अगर ये किसी एलिमेंट में से निकलता है तो उसके मास नंबर में जो चेंजिंग आएगी -4 होगा, तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। और उसके जो चार्ज नंबर में चेंजिंग आएगी अटामिक नंबर -2 होगा, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन निकला है तो -2। सो ऑप्शन सी कि उस एटम की जो है वो अटामिक नंबर में जो चेंजिंग आएगी वो -2 से आएगी, यानी कि उसका अगर पहले अटामिक नंबर जो है वो 92 था तो एक अल्फा निकलने के बाद उसका जो अटामिक नंबर है वो 90 बच जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज fermions have half integral spin and obey exclusion principle, option B do not obey exclusion principle, option C may or may not be exclusion principle, obey exclusion principle, and option D none of these। ये कह रहे हैं कि फर्मियांस जो हैं उनका जो स्पिन है वो हाफ इंट्रीगल है। इसी तरीके से कुछ पार्टिकल्स जो हैं जैसे हमारे पास बोजान्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो गए, तो उनके जो स्पिन होते हैं वो इंट्रीगल स्पिन होते हैं। तो फर्मियांस का बेसिकली हाफ इंट्रीगल स्पिन है, और ये जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो ये याद रखिएगा पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वही पार्टिकल्स ओबे करते हैं जिनका इंट्रीगल स्पिन जो है वो हाफ हो, जैसे फर्मियांस का है। तो फर्मियांस हाफ इंट्रीगल स्पिन है और ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे। सो ऑप्शन ए दीज पार्टिकल्स ओबे एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज the conversion of atoms of a given element into atoms of a different isotope or of a different element as in radioactive disintegration or by a nuclear bombardment is known as। ये कह रहा है कि जैसे रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन होती है, न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक एटम जो है वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है, केमिकल नंबर चेंज हो जाता है या एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है।
तो या डिफरेंट एटम का जो वो आइसोटोप क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के आइसोटोप में क्रिएट हो गया, दूसरे एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट में क्रिएट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसे रेडियो आइसोटोप कहेंगे, इसे ट्रांसम्यूटेशन कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, या नन ऑफ दीज कहेंगे। तो एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में जो कन्वर्ट हो जाना है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। द कन्वर्जन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज नोन एज द ट्रांसमिशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन। ये कह रहा है कि सॉलिड्स की जो बैंड थ्योरी है उसके मुताबिक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में होते हैं? ऑप्शन ए वैलेंस बैंड, ऑप्शन बी कंडक्शन बैंड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो बैंड थ्योरी के सॉलिड्स की जो बैंड थ्योरी थी उसके मुताबिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं। वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड बैंड वेयर द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी बैंड। तो वैलेंस बैंड जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड बैंड होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी में मौजूद होते हैं। सो ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ is the forbidden gap of a material is 0.01 electron volt. The material is semiconductor, insulator, conductor and none of this. ये कह रहे हैं कि एक मटेरियल जो है उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मटेरियल कौन सा होगा? अच्छा, हम लोग याद रखिए कि मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो फॉरबिडन गैप की बेस पर ही करते हैं। अगर फॉरबिडन गैप जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। अगर ये बहुत कम हो रहा है या नैरो फॉरबिडन गैप हो तो उसे हम लोग सेमीकंडक्टर, और अगर ये फॉरबिडन गैप बिल्कुल भी ना हो तो यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, उनके दरमियान फॉरबिडन गैप ना हो तो हम लोग उसे कंडक्टर कहते हैं। तो ये अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तकरीबन हो, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस सूरत में जो है वो मटेरियल इंसुलेटर होगा। और अगर इसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल भी ना फॉरबिडन गैप हो ही ना तो कंडक्टर होगा। और अगर 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी हो तो उसकी जो है वो उस मटेरियल को जो है हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल कहेंगे। तो द फॉरबिडन गैप ऑफ द एनर्जी गैप ऑफ अ मटेरियल इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेशक बहुत ही थोड़ा इलेक्ट्रॉन इसका जो है फॉरबिडन गैप है, तो हम इस मटेरियल को जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल की कैटेगरी में ही रखेंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज in a semiconductor which is heavily doped with arsenic, electrons are also called। ये कह रहा है कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम लोगों ने आर्सेनिक मटेरियल से हेविली डॉप्ट कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन्स को उसमें हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे, फास्ट कैरियर्स होंगे, या नन ऑफ दीज होंगे। तो ये याद रखें आर्सेनिक जो है ये 5th ग्रुप का एलिमेंट है, और अगर आप फिफ्थ ग्रुप को डॉप करते हैं 4th ग्रुप में तो 5th ग्रुप में जो है आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4th ग्रुप में 4 होते हैं, 4 और 5 टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते तो 1 इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप इस किस्म की डॉपिंग कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स हो जाएंगे। सो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स विल बी द मेजॉरिटी कैरियर्स इन दैट टाइप ऑफ डॉप्ड मटीरियल। ए इज करेक्ट ऑप्शन, मेजॉरिटी कैरियर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज अमंग द वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस द सप्रेसर ग्रिड इज प्रेजेंट ओनली इन। अच्छा, ये जो है ये हमारे पास वैक्यूम ट्यूब के डिवाइस का पूछा, तो हमारे पास बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं। इनमें से ये कह रहा है कि किस वैक्यूम ट्यूब में जो है सप्रेसर ग्रिड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है या सप्रेसर ग्रिड उसमें पाई जाती है। ये ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब होगी, टेट्रोड वैक्यूम ट्यूब होगी, या पेंटोड जो है वैक्यूम ट्यूब डिवाइस होगी। तो ये जो सप्रेसर ग्रिड है ये बेसिकली पेंटोड जो है वो वैक्यूम ट्यूब में होती है, क्योंकि इसमें 5 किस्म के जो हैं वो कंसेंट्रिक इलेक्ट्रोड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो कैथोड होते हैं, कंट्रोल ग्रिड, स्क्रीन ग्रिड, सप्रेसर ग्रिड एंड प्लेट होती हैं। तो ये पेंटोड ग्रिड में सप्रेसर ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं पेंटोड ट्यूब में। इसके अलावा जो दूसरी किस्म की वैक्यूम ट्यूब होती हैं उनमें जो है सप्रेसर ग्रिड का इस्तेमाल नहीं होता। सो ऑप्शन सी पेंटोड ट्यूब इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द मीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बियास व्हाइल द करेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बियास। एज अ रिजल्ट एनी चेंज इन बेस करंट विल अफेक्ट द। ऑप्शन ए एमीटर करंट, ऑप्शन बी बेस करंट, ऑप्शन सी कलेक्टर करंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये कह रहा है कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में नॉर्मली जो एमीटर बेस जंक्शन होता है फॉरवर्ड बियास में होता है, जबकि जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो रिवर्स बियास में होता है। तो इसके रिजल्ट में अगर हम लोग बेस करंट में कोई चेंजिंग करें तो वो किस चीज़ को अफेक्ट करेगी?
याद रखिएगा कि नॉर्मली भी हमारे पास यही होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में कि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन रखी जाती है वो मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड ब्यास में होता है, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स ब्यास में होता है। तो अगर हम लोग करंट बेस करंट में कोई चेंजिंग करेंगे तो डायरेक्टली जो है वो हमारे पास जो है कलेक्टर करंट को जो है अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर हम लोग करंट गेन देखें बीटा की वैल्यू तो वो होती है आई सी अपन आई बी। इस तरीके से अल्फ़ा जो होता है अगर उसकी वैल्यू देखें तो वो होता है आई सी अपन आई ई। तो आई सी अपन आई ई इसमें तो बेस करंट है नहीं। दूसरा हमारे पास बीटा जो होता है वो होता है बीटा जो वोल्टेज गेन होता है वो होता है आई सी अपन आई बी। तो अगर आप आई बी को चेंज करेंगे, बेस करंट को किसी भी किस्म से चेंज करेंगे तो डायरेक्टली जो अफेक्ट करेगी वो कलेक्टर करंट को करेगी। सो ऑप्शन बी, एनी चेंजेस इन बेस करंट विल अफेक्ट कलेक्टर करंट। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक ही था। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और आपकी प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमारे चैनल को देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ जो है आपको नोटिफाई हो सकें। थैंक यू।